हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने यदि अभी तक सुश्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम देखते हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर। और 4th चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है, 4th चैप्टर है व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। इसमें हमको देखना है कि सेवा क्षेत्र या सेवा सुविधाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर और सर्विस फैसिलिटीज। इसमें 4 वर्गों में बांटा गया है, वित्त एवं बैंकिंग, बीमा, संचार एवं संप्रेषण और भंडारण एवं संग्रहण। तो सेवा क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसमें से आज हम पहला देखते हैं, वित्त एवं बैंकिंग, फाइनेंस एंड बैंकिंग। तो हम उसमें देखते हैं वित्तीय सेवाएं क्या होती है। तो ऐसी सेवाएं जो व्यापार को किसी न किसी रूप में वित्त प्रदान करती है, ऐसी सेवाएं वित्तीय सेवाएं कहलाती हैं। और जब भी किसी व्यवसाय की योजना बनती है तो सर्वप्रथम वित्तीय सेवाओं के सेवाओं की ही आवश्यकता होती है। ये किसी भी व्यवसाय की धुरी है, वित्त किसी भी व्यवसाय की धुरी है और व्यवसाय इस धुरी के चारों ओर घूमता रहता है। केंद्र में वित्त है और उसके आजू बाजू व्यवसाय है। कोई भी व्यवसाय बिना वित्त के करना संभव ही नहीं है। इसलिए जब भी किसी व्यवसाय के बारे में बात की जाती है, सबसे पहले वित्त के बारे में योजनाएं की जाती हैं। व्यवसाय में वित्त की अधिकता और न्यूनता दोनों ही उत्पादक लाभप्रदता को प्रभावित करती है। उत्पादक की लाभप्रदता, कितना रुपया उस पर लगाया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। व्यवसाय में वित्त की योजना अत्यंत ही सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। वित्तीय बाजार में व्यक्तिगत तथा वित्तीय संस्थाएं वित्त उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। किसी भी व्यवसाय में वित्तीय सेवाएं वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि वित्तीय सेवाओं की प्रकृति या विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है अनिवार्य तत्व। वित्त प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया के लिए अनिवार्य तत्व होता है। वित्त के बिना व्यवसाय संचालित ही नहीं हो सकता। इसलिए वित्त है तो ही व्यवसाय है। वित्त व्यवसाय का अनिवार्य तत्व कहलाता है। फिर हम दूसरा देखते हैं, ग्राहक केंद्रित सेवाएं। तो जो वित्तीय सेवाएं हैं वो ग्राहक केंद्रित सेवाएं होती हैं। वित्त प्रदान करने वाली संस्था संबंधित ग्राहक के व्यवसाय का विश्लेषण करती है। फिर अगला है व्यवसाय का आकार। व्यवसाय को उसके आकार यानी आकार यदि छोटा या बड़ा व्यवसाय के अनुरूप वित्त की आवश्यकता होती है। यदि छोटा आकार है व्यवसाय का तो कम वित्त की आवश्यकता है, और यदि बड़ा आकार है व्यवसाय का तो बहुत ज्यादा वित्त की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला है विस्तार एवं विकास। वित्त की उपलब्धता व्यवसाय के विस्तार और विकास को संभव बनाती है। यानी यदि वित्त आसानी से उपलब्ध है तो व्यवसाय का बहुत विस्तार होगा और विकास होगा। लेकिन यदि बीच में वित्त की समस्या आती है तो व्यवसाय को रोकना पड़ता है या फिर बंद करना पड़ता है। अधिकतम व्यवसाय करने वाले कुछ दिन व्यवसाय तो कर पाते हैं, लेकिन वित्त की समस्या के कारण कभी कभी बहुत से व्यवसायियों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है। इसलिए विस्तार और विकास वित्त पर निर्भर करता है।
फिर है अगला परिवर्तनीय। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साथ वित्तीय सेवाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। अलग अलग आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन के साथ वित्तीय सेवाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। अगला है मांग व पूर्ति। वित्तीय सेवाएं मांग एवं पूर्ति से प्रभावित होती हैं। कितनी मांग है और कितनी पूर्ति है, इस हिसाब से वित्तीय सेवाएं प्रभावित होती हैं। अब हम अगला टॉपिक है हमारा, देखते हैं वित्तीय सेवाओं के प्रकार। वित्तीय सेवाओं के प्रकार यहां हम देखेंगे 12 प्रकार हैं, जिसमें से हम पहला देखते हैं मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग क्या है? कंपनी के पूंजी निर्गमन संबंधी समस्त कार्य मर्चेंट बैंकिंग के द्वारा ही किए जाते हैं। जो व्यावसायिक बैंक होती है उसके द्वारा ही कंपनी में जो पूंजी का निर्गमन है, पूंजी का बाहर जाना, ये मर्चेंट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के प्रविवरण निर्माण से लेकर अभिगोपकों की नियुक्ति एवं प्रचार तक के समस्त कार्य करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के प्रविवरण, मैंने पिछले भी कुछ पहले वाले वीडियोस में प्रविवरण क्या होता है बताया है, अभी फिर से एक बार बता देती हूँ कि प्रविवरण यानी कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए नोटिस, गश्ती पत्र, विज्ञापन या अन्य किसी प्रकार के प्रलेख, ये प्रविवरण कहलाते हैं। यानी जो अंश बाहर निकाले जाते हैं बेचने के लिए, उनसे संबंधित कागज जो हैं, अंश यानी शेयर्स, शेयर्स से संबंधित जो कागज हैं वो जब बाहर शेयर्स जनता को बेचने के लिए निकलते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रविवरण कहलाते हैं। और ये जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी बैंकिंग है, ये कंपनी के प्रविवरण को बनाती है, शेयर्स वाले कागजों को बनाती है और अभिगोपकों की भी नियुक्ति करती है। अभिगोपक क्या होते हैं? यानी ये जो कंपनी के शेयर्स हैं, इन शेयर्स को बिकवाने की गारंटी लेने वाले लोग, ये कहलाते हैं अभिगोपक। ये शेयर्स को बिकवाने की गारंटी लेते हैं और यदि शेयर्स जनता के द्वारा न खरीदे जाएं तो उनको वो गारंटर जो है वो खुद खरीद लेते हैं। यानी वो बिकवाने का भी वादा करते हैं, लेकिन यदि बिके नहीं तो वो स्वयं खरीद लेते हैं। ये लोग अभिगोपक कहलाते हैं। तो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी के प्रविवरण यानी अंश संबंधित प्रपत्रों को निकालना और अभिगोपकों की नियुक्ति करना और प्रचार करना, प्रचार भी करना बाहर की इस कंपनी के शेयर्स बिकने के लिए है, इसका प्रचार भी मर्चेंट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। भारत में बहुत से वाणिज्यिक बैंक मर्चेंट बैंकिंग का कार्य करते हैं एवं इस कार्य के लिए इनके वहां पृथक से विशिष्ट विभाग भी स्थापित होते हैं। कभी कभी व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से इस प्रकार से व्यवसाय को चलाने के लिए एक विशेष विभाग भी बना लिया जाता है, ताकि उस कंपनी का कार्य अलग से एक विभाग के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। फिर दूसरा है पट्टे पर वित्त। ऐसे व्यवसायी जिनके पास कोषों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उन्हें बैंक या अन्य वित्तीय संस्था पट्टा वित्त व्यवस्था या लीज फाइनेंस के तहत वित्त उपलब्ध कराती है। पट्टे पर देयक किराए का भुगतान अनेक वर्षों में बांटकर किया जाता है। पट्टे में संपत्ति क्रय किए बिना संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार होता है। जैसे लीज सुना होगा, किसी भी यानी इसको व्यवसाय के अंतर्गत लगने वाले भूमि को या फिर किसी भी सामान को न खरीद कर लीज पर लेना, लीज फाइनेंस पर लेना और इसको कई वर्षों के लिए एक साथ उस लीज का जो भी शुल्क होता है वो देना और बिना संपत्ति खरीदे उसका उपयोग करते रहना, ये कहलाता है पट्टे पर वित्त। फिर है फैक्टरिंग।
फैक्टरिंग को आढ़त भी कहते हैं। इस व्यवस्था में फैक्टरिंग एजेंसी विक्रेताओं को उनके उधार विक्रय पर धन उपलब्ध करवाती है। बाद में वह देनदारों से धन वसूली का कार्य कर लेती है। यानी लोगों से उधार लेकर फिर उस उधार देकर फिर उसकी वसूली कर ली जाती है फैक्टरिंग के माध्यम से। फैक्टरिंग जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से विक्रेताओं को उनके उधार विक्रय पर जो भी उधार दे दिया जाता है उस उधार को वसूलने के लिए ये कार्य किया जाता है एजेंसी के माध्यम से। इस कार्य के बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। यानी उधार वसूल करके लाने वाले जिनको उनके उधार वसूलने पर कमीशन मिलता है। और फैक्टरिंग वित्तीय एवं प्रबंधकीय सेवा है। बहुत सी कंपनीज को उधार वसूल करने वालों की आवश्यकता होती है और यही एजेंसियां लोगों से उधार वसूल करके कंपनी में जमा करती है और कमीशन प्राप्त करती है। फिर है पारस्परिक कोष। छोटी छोटी बचत वाले व्यक्तियों, संगठनों एवं संस्थाओं की जमा को एकत्रित करके विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में प्रतिभूतियों के रूप में निवेश करना ही कोष कहलाता है। यानी जो छोटी छोटी बचत करते हैं जो लोग हैं, हम बिजनेसमैन नहीं होते हैं, वो अपने पेमेंट में से कुछ पैसे को बचत के रूप में बैंकों में जमा करते हैं या कुछ संस्थाएं जमा करती हैं। ये जो सब जमा की गई हैं ये अपने जो एकत्र कर ली जाती हैं इनकी जमाओं को और इनको औद्योगिक इकाइयों में लगाया जाता है। इसको कोष कहते हैं। पारस्परिक कोष छोटे निवेशकों को औद्योगिक प्रतिभूतियों में निवेश कर अप्रत्यक्ष रूप से लाभों में हिस्सेदार बनाता है। यानी ये शेयर्स में अपना पैसा लगाकर या फिर सिक्योरिटी के रूप में अपना पैसा रखकर कमाते हैं, हिस्सेदार बनते हैं। फिर है बिलों की कटौती। विनिमय विपत्र का लेखक विपत्र की देय तिथि के पूर्व विपत्र को बैंक में कटौती पर भुना सकता है। यानी यदि एक निश्चित विनिमय विपत्र का मतलब होता है एक निश्चित राशि चुकाए जाने का आदेश। इसको हम थोड़ा फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से समझ सकते हैं कि एक निश्चित राशि चुकाए जाने का आदेश देता है बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था और ग्राहक वो लेता है। और यदि ग्राहक को उस रुपए के बदले में रुपए चाहिए होते हैं तो वह कटौती पर भुना सकता है। यानी जल्दी यदि उसको ले रहे हैं, उसका समय निश्चित समय के पूर्व ले रहे हैं तो कुछ रुपया कट के वो उसको भुना सकता है, यानी कैश कर सकता है। इस कार्य के लिए बैंक राशि भुगतान के लिए कुछ शुल्क कटौती के रूप में प्राप्त कर लेती है। व्यापार एवं उद्योग के लिए बिलों की कटौती राशि का प्रबंध करने में सहयोग करती है। फिर है उपक्रम पूंजी। नए उपक्रम ऋण की राशि के भुगतान में ऋणदाता को समता अंश दे देते हैं। नए स्थापित उपक्रम इस प्रक्रिया से पूंजी एकत्रित कर लेते हैं। समता करने के लिए कुछ रुपयों का आंशिक रुपए दे दिए जाते हैं। फिर है किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान प्रणाली। अब किराया क्रय पद्धति का मतलब होता है वस्तु न खरीद कर उसके उपयोग के बदले में उसका किराया देना, या फिर वस्तु क्रय करना लेकिन उसका धीरे धीरे भुगतान करते जाना किश्तों में। इन प्रणालियों के माध्यम से भी निर्माता को सहयोग मिल जाता है। फिर है ऋण संघ। ऋण देने वाले बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की शर्तों पर विचार विमर्श उपरांत ऋण लेना स्वीकारते हैं। ये जो वित्तीय कंपनी वाले हैं, ऋण संघ क्या करते हैं कि छोटी छोटी कंपनियों को ऋण देते हैं। फिर है प्रबंध दलाल। प्रविवरण तैयार करने से लेकर स्टॉक एक्सचेंज में अंशों का सूचीयन करवाने तक का कार्य प्रबंध दलाल संपादित करते हैं। यानी शेयर्स जनता को खरीदने के लिए बाहर निकालना और
स्टॉक एक्सचेंज में उन शेयर्स के बारे में लिपिबद्ध करना, लिखना, सूचीबद्ध करना, ये कार्य प्रबंध दलाल करते हैं। फिर है साख की स्थिति बताना। ऋण पत्र जारी करने वाली कंपनी को अपनी साख की स्थिति के प्रदर्शन के लिए क्रेडिट रेटिंग करवाना पड़ता है। ऋण पत्रों एवं बॉन्ड्स के नए निर्गमन में क्रेडिट रेटिंग करवाना आवश्यक है। भारत में प्रथम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना 1987 में क्रिसिल के नाम से की गई थी। अपनी साख की स्थिति बताना। साख की स्थिति यानी वो कितना ऋण दे सकते हैं, ये उनकी साख कहलाती है और इस स्थिति के बारे में बाहर बताना आवश्यक होता है। फिर है अभिगोपन। कंपनी के अंशों की एक निश्चित संख्या के विक्रय का आश्वासन अभिगोपन है, यानी निश्चित अंशों की एक निश्चित संख्या विक्रय के लिए निकालना, यानी अभिगोपन करना। वह कार्य करने वाला व्यक्ति अभिगोपक एवं इन्हें दिया जाने वाला कमीशन अभिगोपन कमीशन कहलाता है। यानी ये जो गारंटर होते हैं, गारंटर गारंटी लेते हैं कि जो भी शेयर्स बाहर बिकने गए हैं वो सारे बिकेंगे, और नहीं बिके तो फिर उनको अभिगोपक स्वयं खरीद लेते हैं और उनके बिकने के बाद इनको उसका कमीशन मिलता है। फिर है डीमेट सेवा। प्रतिभूतियों को अमूर्त रूप में रखना ही डीमेट है। डीमेट का कार्य है अंशधारियों की तरफ से किया जाता है। डीमेट प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखते हैं। डीमेट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके माध्यम से हम शेयर्स खरीद सकते हैं, शेयर्स बेच सकते हैं, अपना सिक्योरिटी अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिकली अपने पास सेव करके रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को भी सुरक्षित डीमेट में रखा जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।